हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास प्रैक्टिस सेट पर आधारित रहने वाली है। ठीक है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सजल नीरद सी कलांकाती थी। पंक्ति के रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है? तो इस अंश में, पंक्ति के रेखांकित अंश में सजल नीरद सी, ठीक है, रेखांकित अंश ये है आपका सजल नीरद सी। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है उपमा अलंकार। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। उपमा अलंकार जो है, उपमा अलंकार यह आपके अर्थालंकार का भेद है। ठीक है, उपमा अलंकार अर्थालंकार का भेद है। उपमा के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द। उपमेय, उपमान, समान धर्म और एक वाचक शब्द। उपमेय का अर्थ होता है जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात जिसकी तुलना की जाए। उपमान यानी जिससे उपमा दी जाए, यानी जिससे तुलना की जाए। समान धर्म का अर्थ हुआ जो दोनों में समान गुण हो, जो गुण दोनों में समान होता है वो हो जाता है समान धर्म। और वाचक शब्द से अर्थ हुआ जैसे सा, ऐसा, जैसा, ज्यों। जैसे राम का मुख कमल के समान है, एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं। राम का मुख कमल के समान है। यहाँ पे किसकी तुलना की जा रही है? तो राम के मुख की। तो राम का मुख क्या हो गया? उपमेय। किससे तुलना की जा रही है? तो कमल से तुलना की जा रही है, तो कमल हो गया उपमान। ठीक है, यहाँ पे समान धर्म, दोनों में समान धर्म कौन सा है? राम का मुख कमल के समान सुंदर है, तो समान धर्म हो गया आपका सुंदर। ठीक है, समान धर्म हो गया सुंदर। और इसमें वाचक शब्द कौन सा हो जाएगा? राम का मुख कमल के समान, वाचक शब्द हो जाएगा समान। ठीक है, वाचक शब्द हो जाएगा समान। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अन्वय शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा अनुधन अय। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा अनुधन अय। यह एक यण संधि है। अन्वय क्या है? एक यण संधि है। यण संधि का नियम क्या है? यण संधि का नियम है हर्षई या दीर्घई। हर्षई या दीर्घई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो यह हो जाता है। हर्षौ या दीर्घऊ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वह हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वो हो जाता है र। ठीक है, ये वाला नियम आप याद रखिएगा। या फिर एक सिंपल सा नियम है इसका, ये यण संधि वाले जो शब्द होते हैं, ऐसे शब्दों के मध्य में आपको या, व या फिर र देखने को मिलता है। ठीक है, या, व या र देखने को मिलता है यण संधि वाले शब्दों के मध्य में। जैसे यहाँ देखिए अन्वय में मध्य में व है, इसी प्रकार। सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई है। वाक्य में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो दौड़ है। दौड़ भाववाचक संज्ञा शब्द है। दौड़ना क्रिया है, जबकि क्रिया से दौड़ एक भाववाचक संज्ञा बनाया गया। ठीक है, दौड़ना जो शब्द है, दौड़ना एक क्रिया शब्द है। इससे अगर भाववाचक संज्ञा बनाए दौड़ना से तो क्या हो जाएगा? दौड़। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची नहीं है? तो अश्व का पर्यायवाची नहीं है कुरंग। कुरंग मृग, हिरण, सारंग का पर्यायवाची है। कुरंग, मृग, हिरण, सारंग का पर्यायवाची है। आगे बढ़ेंगे। कौन सा वर्ग तालव्य वर्ण है? अर्थात तालु से उच्चारित होने वाला वर्ण है। तो ई, य, श, च, ई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ई है ये वाला, ई, य, श, च, ये तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण है। ई, य, श, च तालु से उच्चारित होने वाला वर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से विशेषण शब्द हमें छांटना है। विशेषण शब्द है इनमें से गंभीर। गंभीर एक विशेषण शब्द है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। आगे बढ़ेंगे।
तुम जाओ और खाना खाओ वाक्य है। तुम जाओ और खाना खाओ कैसा वाक्य है? तो आज्ञावाचक वाक्य है, यह एक आज्ञावाचक वाक्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? तो 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? तो आयु शब्द अनेकार्थी नहीं है। आयु शब्द के अनेक अर्थ नहीं होंगे, जबकि अंक के अनेक अर्थ हो सकते हैं, जैसे भाग्य, गिनती के अंक, नाटक के अंक, चिन्ह, संख्या, गोद इत्यादि। मान के भी अनेक अर्थ हो सकते हैं, जैसे सम्मान, इज्जत, अभिमान, नाप तौल इत्यादि। पत्र के भी अनेक अर्थ हो सकते हैं, जैसे पंखा, पत्ता, चिट्ठी इत्यादि। आगे बढ़ेंगे। विशेषण पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं होता? विशेषण पद का परिचय देते समय क्रिया बताना आवश्यक नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए मीठा फल, तो यहाँ पे क्रिया की तो कुछ बात ही नहीं की जा रही है, फिर भी हमें विशेषण यहाँ पे मिल गया, विशेषण शब्द मिल गया। मीठा एक विशेषण शब्द है, या कहें तो पद है। आगे बढ़ेंगे। वह इधर उधर घूमती रहती है, वाक्य में अव्यय पद है। वह इधर उधर घूमती रहती है, इधर उधर एक अव्यय हो जाएगा। अव्यय यानी कि एक अविकारी शब्द है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक के बदलने पर भी कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, काल इत्यादि के बदलने पर भी नहीं बदलता, वो क्या कहलाते हैं? अव्ययी शब्द कहलाते हैं, जैसे आज, कब, इधर, किंतु, परंतु इत्यादि। अव्यय के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्थानवाचक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। स्थानवाचक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सभी आपके अव्यय के भेद हैं। आगे बढ़ेंगे। पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है सौर सेनी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौरवी, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियों की गणना की जाती है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ आती? कन्नौजी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कौरवी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियाँ आती है। हरियाणवी, कौरवी और दक्षिणी बोलियाँ आकार बहुला है। हरियाणवी, कौरवी और दक्षिणी बोलियाँ आकार बहुला है, जबकि ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी बोलियाँ ओकार बहुला है। ठीक है, हरियाणवी, कौरवी और दक्षिणी बोलियाँ आकार बहुला है, जबकि ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी ओकार बहुला बोलियाँ हैं। आगे बढ़ेंगे। साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को हम लोग कहते हैं अभिधा। शब्दों के अर्थ का बोध कराने वाले अर्थ व्यापारों को शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द के 3 प्रकार के अर्थ स्वीकार किए गए हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देवनागरी लिपि के विकास में ज, ग, क आदि ध्वनियाँ आई हैं संस्कृत से। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द निम्न में से अशुद्ध है? तो माधुर्यता शब्द यह अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा माधुर्य। माधुर्यता का शुद्ध रूप हो जाएगा माधुर्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, ये सभी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, परंतु ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है। अवधी अर्धमागधी प्राकृत की परंपरा है। अवधी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित है, कह सकते हैं। यह अवध में बोली जाती है। अवधी को बैसवाड़ी भी कहा जाता है। अवधी बोली को बैसवाड़ी भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी, पलामू, झारखंड की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ी बोली
झारखंड के पलामू की सीमा से लेकर दक्षिण में बस्तर तक और पश्चिम में बघेलखंड की सीमा से उड़ीसा की सीमा तक फैले हुए भूभाग की बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली कहाँ से कहाँ तक बोली जाती है? तो झारखंड के पलामू की सीमा से लेकर दक्षिण में बस्तर तक और पश्चिम में बघेलखंड की सीमा से उड़ीसा की सीमा तक। इसमें प्राचीन साहित्य नहीं मिलता है, छत्तीसगढ़ी बोली में प्राचीन साहित्य नहीं मिलता है, परंतु वर्तमान काल में कुछ लोकप्रिय लोक साहित्य रचे गए हैं छत्तीसगढ़ी बोली में। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द वर्तनी मानक है? तो संबंध वर्तनी के अनुसार सही है, मानक वर्तनी के अंतर्गत आ जाएगा यह। आगे बढ़ेंगे। लहरों के राजहंस नाटक के रचनाकार कौन रहे? तो लहरों के राजहंस नाटक के रचनाकार रहे मोहन राकेश। इसका प्रकाशन कब होता है? लहरों के राजहंस का प्रकाशन होता है 1963 ईस्वी में। इनकी अन्य कृतियाँ हैं, मोहन राकेश की कुछ अन्य कृतियाँ हैं, जैसे अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल, आखिरी चट्टान तक, अंडे के छिलके, आषाढ़ का एक दिन इत्यादि। अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल, आखिरी चट्टान तक, अंडे के छिलके, आषाढ़ का एक दिन इत्यादि। धर्मवीर भारती कृत अंधा युग किस श्रेणी का नाटक है? धर्मवीर भारती कृत अंधा युग एक गीति नाट्य है, गीति नाट्य है। यह नाटक 1954 ईस्वी में लिखा गया, यह नाटक 1954 में लिखा गया। इस नाटक में कुल 5 अंक है। अंधायुग नामक नाटक में कुल 5 अंक है। कौन कौन से? कौरव नगरी, पशु का उदय, कौरव नगरी, ठीक है, कौरव नगरी, कौरव नगरी। दूसरा पशु का उदय, पशु का उदय। तीसरा अंतराल। चौथा गांधारी का शाप। पहला बोला मैंने कौरव नगरी, दूसरा पशु का उदय, तीसरा अंतराल, चौथा गांधारी का शाप, चौथा गांधारी का शाप, पांचवा विजय एक क्रमिक आत्महत्या। अच्छा, एक काम करते हैं, आप इनके अंक धर्मवीर भारती कृत अंधायुग नामक नाटक में कितने अंक हैं, बस आप इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। अंकों के नाम अभी मैं सही नहीं बता पा रही हूँ, इसलिए इसे स्किप करेंगे। 1954 ईस्वी में अंधायुग नामक नाटक लिखा गया, जिसमें कुल कितने अंक हैं? तो 5 अंक हैं। आगे बढ़ेंगे। महाप्राण व्यंजन होता है, महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का, महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण। जैसे क वर्ग में आपके आ जाते हैं क, ख, ग, घ और अंग। तो इसमें जो दूसरा और जो चौथा वर्ण होता है, दूसरा और चौथा वर्ण, ये आपके क्या कहलाएंगे? महाप्राण कहलाएंगे। जबकि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आपका अल्पप्राण हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार कौन रहे? रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार रहे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार रहे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी एकांकी का बीज जैन लघु राज में प्राप्त होता है। हिंदी एकांकी का बीज किस में प्राप्त होता है? जैन लघु राज, जैन लघु राज में हिंदी एकांकी का बीज प्राप्त होता है। रामकुमार वर्मा आधुनिक एकांकियों के प्रथम रचनाकार रहे। बादल की मृत्यु एकांकी की रचना उन्होंने पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर किया था। बादल की मृत्यु एकांकी की रचना, बादल की मृत्यु एकांकी की रचना डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर किया था। कौन सी कहानी में नई कहानी, कौन सी कहानी में नई कहानी की शुरुआत मानी जाती है? तो परिंदे कहानी से, परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानी जाती है। रचयिता कौन रहे? निर्मल वर्मा। परिंदे कहानी के रचयिता रहे निर्मल वर्मा। रचना वर्ष रहा, परिंदे का रचना वर्ष रहा 1956। इस कहानी संग्रह में कुल 7 कहानियाँ संकलित है। परिंदे कहानी संग्रह में कुल 7 कहानियाँ संकलित है। कौन कौन सी? अंधेरे में, तीसरा गवाह,
अंधेरे में, तीसरा गवाह, डायरी का खेल, माया का मर्म, पिक्चर पोस्ट कार्ड, सितंबर की एक शाम, परिंदे। ठीक है, अंधेरे में, तीसरा गवाह, डायरी का खेल, माया का मर्म, पिक्चर पोस्ट कार्ड, सितंबर की एक शाम, सातवां परिंदे। आगे बढ़ेंगे। विचारात्मक निबंधों की शैली होती है, विचारात्मक निबंधों की शैली कैसी होती है? तो धारा शैली होती है, धारा शैली। परख और त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन रहे? जैनेंद्र। परख और त्यागपत्र उपन्यास के लेखक रहे जैनेंद्र। जैनेंद्र एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार रहे। जैनेंद्र एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार रहे। परख का रचना वर्ष रहता है 1929 ईस्वी, जबकि त्यागपत्र का रचना वर्ष रहा 1937 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे। राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो 344 अनुच्छेद में है। भारतीय संविधान के भाग 17, भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा हिंदी के संदर्भ में विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा हिंदी के संदर्भ में विशेष प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रभाषा किसे कहा जाता है? तो वह भाषा जो पूरे राष्ट्र अथवा देश द्वारा समझी और बोली जाती है तथा उस राष्ट्र की संस्कृति से भी संबंधित होती है, वही हो जाता है राष्ट्रभाषा। जबकि राजभाषा, राज अर्थात शासन के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा को ही राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा आपके केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर अलग अलग भी हो सकते हैं या फिर एक भी हो सकते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। कौन कौन सी? असमिया। अच्छा, भाषाओं पर कौन कौन सी भाषाएं, इस पर बाद में आते हैं। पहले इस अनुसूची में, यानी कि 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाओं को शामिल किया गया था प्रारंभ में। ठीक है, बाद में सिंधी भाषा को 1967 में शामिल किया गया। इसके बाद 1992 ईस्वी में कोंकणी मणिपुर नेपाली को शामिल किया गया। फिर इसकी संख्या कितनी हो गई? 18 हो गई। सिंधी भाषा को शामिल किया गया 1967 में। इसके बाद 1992 ईस्वी में कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषा को शामिल किया गया, जिससे भाषा की संख्या कितनी हो गई? 18। इसके बाद सन 2002 में बोडो डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को शामिल किया गया, जिससे संख्या हो गई 22। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये आपके 2002 में शामिल किया गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 2002 में शामिल किया गया। ठीक है, तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।